ओके, तो आज हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन का सेकेंड क्लास करेंगे। इसमें हम लोग का आज खत्म हो जाएगा इंटीग्रेशन बाय मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन एंड इन एडिशन टू दैट हमारा कुछ और टाइप्स जो इंटीग्रेशन है उसका बारे में भी आज हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, और देखते हैं कहाँ तक हम जा पाते हैं। तो जैसे हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे इंटीग्रेशन बाय मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन, सबको पता है कि हम पार्शियल फ्रैक्शन कहाँ पे यूज करते हैं। हम लोग देखते हैं कि फंक्शन fx बाय gx में होगा और gx में हमारा fx और gx दोनों पोलिनोमियल होगा और gx में हमारा क्या होता है, नीचे में जो होता है वो उसमें क्या होता है, फैक्टर्स रहता है। ऑलराइट, तो वो जो फैक्टर्स रहता है वो हो सकता है लीनियर होगा नॉन रिपीटेड के साथ, लीनियर होगा रिपीट के साथ, या फिर नॉन लीनियर। नॉन लीनियर बोलने से हम लोग क्वाड्रेटिक केस ही कंसीडर करेंगे। तो ये हमारा पहला केस हम लोग देख लिए थे कि ये हमारा नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स था, यहाँ पे कि x माइनस x माइनस बी एक्स माइनस सी या फिर x माइनस x माइनस बी एक्स माइनस सी ऐसा है, ऊपर में भी कुछ हुए तो दैट इज ऑल्सो देयर। ऑलराइट, हमारा लीनियर एंड रिपीटेड इसका क्वेश्चन हम आसानी से सॉल्व कर सकते थे। हम देखे थे इसका शॉर्टकट भी कैसे हम निकाल पा रहे थे। ठीक है ना, और इसमें हम लोग किए थे एक दो क्वेश्चन किए थे कैसे हमारा ये वैल्यू, मतलब इसको कैसे हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो हम पता किए थे। और इसमें क्या होता है कि एक दो वैल्यू तो आराम से निकल जाता है, एक दो वैल्यू निकालने के लिए हमको थोड़ा मेहनत करना पड़ता है। ठीक है, हम कुछ और वैल्यूज डालते हैं क्या, x का जीरोस, ये जो फैक्टर्स होता है सब जीरोस होता है, कब कब वो वैल्यू तो डालते हैं। इन एडिशन टू दैट कुछ और वैल्यूज भी डालते हैं जिसके लिए कि ये हमारा क्या बोलते हैं, इक्वेशन निकालते हैं। इक्वेशन निकालने के बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। और ये नॉन रिपीटेड, और हम लोग अभी बात करेंगे नॉन रिपीटेड एंड क्वाड्रेटिक वेक्टर का बारे में बात करेंगे। तो वो आज का क्लास पे हम लोग करेंगे। देखते हैं, पहला एक क्वेश्चन एक तो था जो हम लोग को करना है, ये हमारा लीनियर एंड रिपीटेड फैक्टर का ऊपर है ये क्वेश्चन। देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। दिया है क्या हमको, sec x डिवाइडेड बाय 1 प्लस cosec x इंटू dx। तो पहले तो हमको समझ में नहीं आ रहा क्या करेंगे इसको, तो हम पहले इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर देंगे। साइन कॉस में कन्वर्ट करने से हमको कुछ रास्ता मिलेगा, देखते हैं कहां तक हम पहुंच पाएंगे। तो 1 बाय cos x हो गया ये, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 बाय sin x हो गया, होल इनटू dx। अब इसको अगर हम एलसीएम वगैरह लेके सिंपलीफाई करेंगे तो ऊपर में हमारा चल जाता है, क्या है, क्या हो गया, ऊपर में हमारा sin x आ गया और नीचे हमारा आ जाएगा क्या, cos x इनटू 1 प्लस sin x इनटू dx। तो ये आ गया। अब हम क्या करने वाले हैं, sin x को t लेंगे तो उसका डेरिवेटिव cos x होना चाहिए, नहीं है ऊपर में तो हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे cos स्क्वायर x हो जाएगा, उसको 1 माइनस sin स्क्वायर x कर देंगे। तो हमको मिलेगा क्या फिर ऊपर, sin x इंटू cos x डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x इंटू 1 प्लस sin x होल इनटू dx। और ये हमारा क्या बन जाएगा, sin x इंटू cos x डिवाइडेड बाय 1 माइनस sin स्क्वायर x होल इनटू 1 प्लस sin x। अब हम ये सिचुएशन में पहुंच गए जहां पे हम t इक्वल टू sin x ले सकते हैं सब्स्टिट्यूशन। तो अगर हम t इक्वल टू sin x सब्स्टिट्यूशन ले लेते हैं तो फिर उसका डेरिवेटिव आ गया हमारा dt, जो कि आ गया हमारा cos x इंटू dx। तो ये बन गया इसका डेरिवेटिव। अब ये जो वैल्यूज निकला सब्स्टिट्यूशन में वो सारे यहाँ पे पुट करते हैं, देखते हैं हम कहां तक पहुंचेंगे। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे इज इक्वल टू sin x के जगह में t पुट कर देंगे, cos x ds आ गया हमारा dt, यहाँ पे पुट करते हैं t
इंटू डी टी आ जाएगा, बाहर लिख लेंगे उसको, बाय 1 माइनस टी स्क्वायर आ गया इंटू 1 प्लस टी आ गया इंटू डी टी। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, एक और फैक्टराइजेशन कर सकते हैं 1 माइनस टी स्क्वायर को, तो कैन बी रिटन आज 1 प्लस टी इंटू 1 माइनस टी, और उसके बाद हमारा 1 प्लस टी पहले से है इंटू डी टी। सो दैट विल मेक इट t डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी इंटू 1 प्लस टी का होल स्क्वायर। क्या सब कोई फील कर पा रहे हो कि अभी ये पार्शियल फ्रैक्शन में होगा? यस सर। ये पार्ट पार्शियल फ्रैक्शन में भी होगा। चलो इसको पार्शियल फ्रैक्शन में करते हैं अभी। t बाय पार्शियल फ्रैक्शन में ये लीनियर एंड रिपीटेड वाला केस आ गया, और हम सबको पता है कि हम उस समय क्या करते हैं, इंटीग्रेशन और नहीं लेते हैं, पहले हम फंक्शन लेते हैं, फंक्शन को या फिर जो इंटीग्रांड होता है जिसका इंटीग्रेशन निकालना होता है उसको लेते हैं, उसको पहले अलग अलग कर लेते हैं, करने के बाद हमको क्या करना पड़ता है, ABC का वैल्यू निकालना पड़ता है, फिर जाके इंटीग्रेशन करते हैं, डायरेक्ट तो करते नहीं है। तो ये t बाय 1 माइनस टी इंटू 1 प्लस टी का होल स्क्वायर। तो हम सबको पता है कि क्या करना है, पहले 1 माइनस टी रहेगा नीचे, फिर 1 प्लस टी आएगा, फिर 1 प्लस टी स्क्वायर आएगा। हो गया ना? अब ऊपर क्या आ जाएगा, A B C ये लीनियर है तो उसका ऊपर हमारा उसका एक कम मतलब ऑर्डर वाला हमको एक्सप्रेशन लिखना है। तो ये हो गया इतना। अब हमें कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, मैं 1 प्लस टी का होल स्क्वायर है ना, ठीक है। तो अब अगर मैं एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर लूं तो मेरे को मिलता है t इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस टी है ना, तो 1 प्लस टी का होल स्क्वायर आ गया प्लस b इंटू 1 माइनस टी इंटू 1 प्लस टी प्लस c इंटू 1 माइनस टी। सो दिस इज व्हाट वी गॉट। अब हमारा काम है क्या, a b c का वैल्यू निकाला जाए। तो a b c का वैल्यू निकालने के लिए हम जीरोस पुट कर देंगे, क्या क्या वैल्यू आ सकता है देख के। तो एक तो 1 आ गया, इफ t इज इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड साइड हमारा 1 है, राइट हैंड साइड में ये 1 माइनस टी जहां जहां होगा उसको कैलकुलेट नहीं करने वाले हैं क्योंकि उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, खाली ये वाला पार्ट बच गया। तो 1 प्लस 1 2 का स्क्वायर हो गया 4, दिस इज 4a, जिसमें से कि हमको a का वैल्यू मिल गया 1/4। अब हम क्या करने वाले हैं, दूसरा जीरोस पुट करेंगे, जो कि यहां से मिलता है हमको 1 प्लस टी इज इक्वल टू 0। इसका मतलब t का वैल्यू भी हमारा हो गया कितना, -1। तो if t इज इक्वल टू -1 पुट करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में -1 हो गया, t है खाली, तो राइट हैंड साइड में ये पार्ट 0, ये पार्ट 0, ये वाला पार्ट खाली हमको मिलेगा। 1 माइनस ऑफ -1 प्लस 1 हो गया, तो इट इज 2c। तो इससे हमको c का वैल्यू मिल गया कितना, 1/2। तो मिल गया क्या क्या वैल्यू, a का वैल्यू मिल गया, c का वैल्यू मिल गया। अब बचा हुआ है क्या, b का वैल्यू। तो b का वैल्यू हम निकालेंगे कैसे, अभी हम t के जगह में कुछ भी पुट कर सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हमारा मन में किया उसको पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा फिर वो, if x इज इक्वल टू t इज इक्वल टू 0, सबसे छोटा वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो ये मिल गया हमारा 0 लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में हमारा हो रहा है कितना देखते हैं, ये 1 प्लस 0 1 का स्क्वायर 1 मतलब खाली a। उसके बाद हमारा आ गया क्या, b का फॉर्म में, ये 1 माइनस 0 1 1 प्लस 0 1 इंटू b, दैट इज b ओनली, है ना। ये हमारा a प्लस b हो गया, और ये साथ में प्लस c भी आ गया, ठीक है, जगह में 0 पुट किया तो फिर b का वैल्यू हमारा कितना आ रहा है, -a माइनस c, -a माइनस c, सो दैट इज -1/4 minus 1/2 gives you -3/4। so a b c ये हम निकाल चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन 1 जो था, इक्वेशन 1 में a b c का वैल्यू पुट कर देंगे।
ये हमारा इक्वेशन 1 था, इसमें हम एबीसी का वैल्यू पुट कर देंगे। चलो एबीसी का वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन 1 में। बोलो b1/4 होगा, कितना? b1/4 होगा, c -1/2 होगा। यस सर, तो वो माइनस, अच्छा ठीक है। c का वैल्यू हमारा -1/2 हुआ है ना, c का वैल्यू हमारा -1/2 हुआ, मतलब ये माइनस से माइनस c, तो -1/4 प्लस 1/2 हो जाएगा। तो एलसीएम हो गया 4, ये हो गया -1/4। ठीक है, माइनस ऑफ माइनस सी ना, प्लस सी, प्लस हाफ हो गया। तो ये हमारा प्लस हाफ हो गया, तो -1/4 प्लस हाफ, सो दैट विल बी खाली 1/4 हो रहा है ना। यस सर, यस। c = 1/4। ठीक है, कोई बात नहीं। तो हाँ हो गया, तो एबीसी का वैल्यू निकल गया। अब इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। इक्वेशन 1 हमारा है क्या? t बाय 1 माइनस t इंटू 1 प्लस t का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, a का वैल्यू हमारा मिला कितना है? a का वैल्यू 1/4 मिला है, b का वैल्यू भी 1/4 मिला है। तो 1/4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस t प्लस 1/4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस t माइनस c का वैल्यू कितना मिला है? -1/2। तो प्लस ऑफ -1/2 आई कैन से बाय 1 प्लस t का होल स्क्वायर। सो यहां तक हमको मिल गया। अब हमको इसका क्या करना है? पार्शियल मतलब इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? t बाय 1 माइनस t इंटू 1 प्लस t का होल स्क्वायर इज इक्वल टू dt इज इक्वल टू 1/4 बाहर, 1/1 माइनस t प्लस 1/4 बाहर, 1/1 प्लस t प्लस या माइनस 1/2 बाहर, 1/1 प्लस t का होल स्क्वायर इंटू dt। तो ये बन गया हमारा फिर 1/4 ln of 1 minus t प्लस 1/4 ln of 1 plus t माइनस 1/2 माइनस 1/1 plus t। गलत किया या सही किया बताओ? हाँ, बाय -1, ये जगह हम गलत किए थे। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ओवर। एट द एंड हम क्या करने वाले हैं? t के जगह में पुट कर देंगे क्या? sin x। सो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट? 1/4 में कॉमन ले लेता हूं, ln of 1 प्लस t बाय 1 माइनस t आ गया। इसका मॉड हम कर सकते हैं माइनस ऑफ माइनस प्लस हो गया, प्लस 1/2 into 1 plus t plus the constant c. So final answer is 1/4 ln of 1 plus sin x by 1 minus sin x plus 1/2 into 1 plus sin x। तो ये पार्शियल फ्रैक्शन का ना क्वेश्चन सारे बड़े बड़े होते हैं, काफी लंबा होता है पार्शियल फ्रैक्शन का। इसमें सोचना तो नहीं पड़ता है ज्यादा क्या, कुछ भी सोचना नहीं पड़ता है, लेकिन लंबा तो हो ही जाता है, टाइम ले लेता है। तो इसलिए एग्जाम में अगर ऑप्शन में आता है तो दूसरा वाला को करने का कोशिश करो, नहीं होगा तो इसको करो, और अगर टाइम काफी मिल रहा होगा तो इसको करो। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमको क्या दिया है? x + 1 by x³ - 1, x + 1 by x³ - 1। तो जितना सारा इंटीग्रेशन हम पहले पढ़े हैं सारे के बारे में तो पहले सोच लेंगे कि भाई ये उसमें से कहीं पे बन सकता है क्या, पहले तो सोच लेंगे कि कहीं बन सकता है क्या। यहाँ पे जो मेरे को दिखाई दे रहा है नीचे में, the only possibility that I can think of is क्या ये सब्स्टिट्यूशन में हो सकता है।
तो सब्स्टिट्यूशन में होने के लिए ये जो भी लेंगे सब्स्टिट्यूशन उसका डेरिवेटिव ऊपर होना चाहिए। तो अभी तो फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि इसका डेरिवेटिव होता है क्या, एक्स स्क्वायर में आता है, नहीं। तो अगर सब्स्टिट्यूशन में नहीं हो रहा है और कोई फॉर्म हमारा बचा नहीं जिसमें हम ये करेंगे, तो फिर हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन कैसे सोचेंगे? हाउ विल थिंक दैट इज पार्शियल फ्रैक्शन? क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन में हमारा डिनोमिनेटर में तो एक से ज्यादा फैक्टर रहता है। फिलहाल ये सवाल में हमारा डिनोमिनेटर में x³ - 1 है। तो अगर पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में सोचना है, ऑलवेज यू हैव टू थिंक कि डिनोमिनेटर जो भी लिखा है डिग्री 1 है तो ठीक है, लीनियर है तो कोई बात नहीं, लीनियर के ऊपर कुछ भी डिग्री हो, हमारा सोच हमेशा ये रहना चाहिए क्या किसको मैं फैक्टराइज कर सकता हूं। अगर कर सकता हूं तो उसको पहले फैक्टराइज करूंगा, फिर पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में सोचूंगा। मतलब पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में करना है तो पहले हम उसको फैक्टराइज करने के बारे में सोचेंगे, उसका आगे हम उसमें क्या करना है सो देखेंगे। तो इसको मैं लिख सकता हूं क्या फिर, x + 1 / x - 1 इंटू x² + x + 1 इंटू dx। अभिषेक माइक बंद करो, अभिषेक माइक बंद करो, ठीक है। ये हो गया। अब हम आगे क्या करेंगे, ये आ गया हमारा फैक्टराइजेशन हो गया इसका। और फैक्टराइजेशन होने के बाद हमको ये पता चल गया कि हाँ डिनोमिनेटर में हमारे पास दो फैक्टर है, उसमें से एक तो लीनियर है एक तो नॉन लीनियर है, मतलब हम नॉन लीनियर का केस में लेंगे, क्वाड्रेटिक का केस में लेंगे। तो अब हम सीखेंगे क्वाड्रेटिक में कैसे ब्रेक करते हैं। इसका पहले क्लास में हम सीख चुके हैं कि लीनियर होता है, नॉन रिपीटेड होता है तो कैसे ब्रेक करते हैं, मतलब उसको अलग अलग करके लिखते हैं। लीनियर और रिपीटेड होगा तो भी किसको कैसे लिखते हैं वो पता चल चुका है। अब हम सीखेंगे कि नॉन लीनियर होगा तो क्या करेंगे, कैसे ब्रेक करेंगे। तो अब इंटीग्रेशन को तो लेना नहीं है, खाली इंटीग्रांड को लेना है। इंटीग्रांड हो गया हमारा क्या, x + 1 डिवाइडेड बाय नीचे हमारा आ गया x - 1 इंटू x² + x + 1। तो हम क्या करने वाले हैं, इज इक्वल टू दो फैक्टर तो बन जाएगा, मतलब दो टर्म बन जाएगा यहाँ पे क्योंकि दो फैक्टर है। तो x - 1 हो गया एक तो, और एक तो हो गया x² + x + 1। तो इस क्वेश्चन का एक क्वेश्चन जब हम करेंगे तो नया चीज सीखेंगे, दो चीज नया सीखेंगे। पहला चीज क्या कि इसमें हम कैसे क्या चीज लिखते हैं, दूसरा ABC का वैल्यू निकालने के लिए हम कोफिशिएंट इक्वेट करेंगे दोनों तरफ, वो भी देखेंगे। और उसके बाद ये हमारा और लंबा खींचेगा, ये इंटीग्रेशन जो है और लंबा खींचेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा इसका भी इंटीग्रेशन करने के लिए हमको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। देखेंगे ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या आता है पहले, है ना। चलो लीनियर है तो लीनियर बोलने से अब डिग्री 1 होता है तो डिग्री 0 वाला लिखना है a। इसमें डिग्री 2 है तो डिग्री 1 वाला लिखना है। डिग्री 1 वाला मतलब होता है लीनियर फॉर्म हमारा। तो यहाँ पे हम b नहीं लिखेंगे, bx + c लिखेंगे। तो सबको ये चीज का ऊपर ध्यान देना है कि यहाँ पे हम क्या चीज लिखे। अभी तक हम लोग लिख रहे थे क्या, नीचे जो था ऊपर में उसमें एक तो कांस्टेंट खाली भर दे रहे थे, क्योंकि अभी तक हम लीनियर करते आ रहे हैं जिसका डिग्री 1 होता है तो हमको 0 डिग्री वाला ऊपर लिखना है। 0 डिग्री वाला बोलने से 1 डिग्री का ऊपर अगर 0 डिग्री करेंगे तो कांस्टेंट ही होता है, इसलिए खाली कांस्टेंट लिख रहे थे। अब ये क्वाड्रेटिक है तो वो डिग्री 2 वाला है तो ऊपर में हम डिग्री 1 वाला लिखेंगे जो कि हमारा लीनियर होता है। तो मेरे को ऐसे ब्रेक करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे दो टो क्वाड्रेटिक होगा तो ax + b cx + d, या फिर a1x + a2 + a3x + a4, जो भी चाहे कि कर सकते हैं। वो कांस्टेंट हम उसमें कुछ भी डाल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा पहली बात, यहाँ पे आ गया ऐसे। अच्छा, अगर बाय चांस कहीं पे वो क्यूबिक आ जाए तो ये ऊपर वाला क्वाड्रेटिक आ जाएगा, लेकिन वो हमारा अभी पोर्शन में नहीं है तो उसके बारे में हम चिंता नहीं करेंगे अभी। आगे स्टेप वैसे ही, आगे हमारा नॉर्मल जैसे करते वैसे x + 1 =
a into x square plus x plus 1 plus bx plus c into x minus 1. ओके, इसका आगे एक लाइन और मैं लिखता हूं, x plus 1 is equal to ax square plus ax plus a plus bx square minus bx plus cx minus c. सो यहां तक हमको मिल गया. अब हम क्या करेंगे? सबसे पहला काम हमारा क्या है कि एक तो लीनियर फैक्टर है, तो एक का वैल्यू तो हमको आसानी से मिल जाएगा इसका जीरोस पुट करने से. इसका जीरोस होता क्या है? x minus 1 जीरो होने से x का वैल्यू 1 होता है, तो if x is equal to 1 पुट करेंगे तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में 2 हो गया, राइट हैंड साइड में इस इक्वेशन का हेल्प लेते हैं. इस इक्वेशन का हेल्प लेने से x minus 1 ये जीरो हो गया, मतलब ये वाला पार्ट पूरा का पूरा जीरो हो गया, और इधर हमारा क्या हो गया? 1 plus 1 plus 1 3. तो इसमें से हमको a का वैल्यू पता चल गया कि a का वैल्यू हो गया 2/3. तो ये हो जाने का बाद अब हमको सोचना है कि भाई आगे तो कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगा हमको, रियल वैल्यू, जिसके लिए कि ये जीरो होगा. मतलब नो मोर जीरोस इज अवेलेबल नाउ, बिकॉज इसको तो हम फैक्टराइज नहीं कर सकते. अगर कर सकते थे तो हम क्वाड्रेटिक का केस में क्यों जाते, हम सीधा कर देते. तो इसको हम नहीं ब्रेक कर सकते. नहीं ब्रेक कर सकते मतलब इसका जो x का वैल्यू आएगा वो इरेशनल वैल्यू जाएगा, और या तो इरेशनल वैल्यू जाएगा या फिर हम बोल सकते हैं क्या, कॉम्प्लेक्स वैल्यू आएगा. फिलहाल तो कॉम्प्लेक्स वैल्यू आ रहा है. तो नो मोर जीरो इज अवेलेबल टू अस कि हम पुट करें और वैल्यू निकालें. तो फिर क्या करेंगे, कैसे वैल्यू निकालेंगे? तो फिर बता दूं कि इसका वैल्यू निकालने के लिए वी आर गोइंग टू टेक द हेल्प ऑफ कोफिशिएंट्स. ये कोफिशिएंट्स क्या होता है? कोफिशिएंट्स ये होता है कि इस साइड में हम देखेंगे x स्क्वायर का कोफिशिएंट, और उस साइड में भी देखेंगे x स्क्वायर का कोफिशिएंट्स. लेफ्ट हैंड साइड में x स्क्वायर का कोफिशिएंट देखेंगे, राइट हैंड साइड पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट देखेंगे, इक्वेट कर देंगे. x स्क्वायर ही क्यों सर? क्योंकि सबसे हाईएस्ट डिग्री अभी मेरे को x स्क्वायर दिखाई दे रहा है. अगर x क्यूब होता तो x क्यूब का कोफिशिएंट लेते हैं. तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट खत्म हो जाने के बाद फिर x का कोफिशिएंट देखेंगे. x का कोफिशिएंट खत्म होने के बाद फिर कांस्टेंट देखेंगे. दिस इज द प्रोसीजर. अगर इन बिटवीन हमारा सारे वैल्यू निकल चुका होगा तो हम छोड़ देंगे. तो हम स्टार्ट करेंगे x स्क्वायर का कोफिशिएंट से. अब हम इक्वेट करते हैं कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर अगर हम लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या है? कुछ नहीं है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में हमारा जीरो हो गया. क्या हो गया ये? लेफ्ट हैंड साइड में हमारा जीरो हो गया. राइट हैंड साइड में x स्क्वायर का कोफिशिएंट a और b. ax स्क्वायर a हो गया, bx स्क्वायर b हो गया. ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो a प्लस b हो गया, इंप्लाइज b का वैल्यू हो गया हमारा माइनस a, और माइनस a बोलने से हो गया माइनस 2/3. आई होप सभी को समझ में आया ये फर्स्ट लाइन. अब x स्क्वायर का कोफिशिएंट इक्वेट हो जाने के बाद कोफिशिएंट ऑफ x करेंगे. x का कोफिशिएंट लेफ्ट हैंड साइड मेरे को दिखाई दे रहा है 1. राइट हैंड साइड देखते हैं a माइनस b प्लस c. a माइनस b प्लस c. ये जो लाइन में लिखा, ये लाइन नहीं लिखने से भी चलेगा अगर यहां से सब कोई ऑब्जर्व कर सकता है कि x का कोफिशिएंट क्या होगा. a into x तो a हो जाएगा, bx into -1 मतलब माइनस bx हो जाएगा, c into x तो cx हो जाएगा. अगर ये नजर आ गया सबको by observing this equation, ये इक्वेशन ऑब्जर्व करके अगर पता चल गया, जिस चीज को पता चल रहा है, you need not write this line. अगर प्रॉब्लम हो रहा है इसमें से देखने का
तो फिर ये लाइन लिखो। तो इट इज नॉट ए कंपल्सरी लाइन, लेकिन ये लाइन लिखने से क्या होता है, थोड़ा आसान हो जाता है कोफिशिएंट देखना। दैट्स व्हाई आई हैव रिटन दिस वन, बट डेफिनेटली ये जरूरी नहीं है, यहां से हम कर सकते हैं। और जहां पे मल्टीप्लिकेशन बहुत लंबा हो जाएगा वहां पे मैं डायरेक्ट कर दूंगा। कोई बात नहीं, यहां तक अभी सबको समझ में आ गया। ए का वैल्यू बी का वैल्यू निकल चुका है, सी निकालना है तो सी को इधर रखते हैं, ए और बी को इधर लाते हैं। This implies C is equal to 1 minus A plus B is equal to 1 minus A का वैल्यू हो गया हमारा 2/3, A का वैल्यू हमारा 2/3 हो गया, माइनस B का वैल्यू हमारा कितना है -2/3, तो ये हो गया हमारा प्लस, तो A minus B ऐसे कैसे हो रहा? A minus B का वैल्यू, A का तो इतना हो गया, B का इतना हो गया, दोनों का साइन मैं उल्टा ले लिया क्या? C is equal to 1 minus A plus B, ओके ये प्लस B है, तो -2/3 हो गया। माइनस 1 - 4/3, हाँ 1 - 4/3 -1/3 हो गया। So we got the value of A, B as well as C. A, B, C तीनों का वैल्यू हमारे पास मिल चुका है। अभी हम क्या करेंगे, उसको इक्वेशन 1 में डाल देंगे। Therefore इक्वेशन 1 जो है वो क्या हो जाएगा देखते हैं, x + 1, ये इक्वेशन 1 है हमारा, जरा ध्यान से लो, ये वाला इक्वेशन 1 है, जहां हम ब्रेक किए थे वो इक्वेशन 1 है। Therefore x + 1 by this much, therefore x + 1 by x - 1 into x² plus x plus 1 is equal to a हो गया a by x - 1, मतलब 2/3 by x - 1 plus bx plus c, b का वैल्यू हमारा -2/3 है, इंटू x प्लस c का वैल्यू -1/3 है, बाय x² plus x plus 1 होल इंटू dx। dx क्यों लिखेंगे अभी नहीं लिखेंगे। डन इतना। अब हम इंटीग्रेशन करते हैं। सो इंटीग्रेशन ऑफ x - 1, इंटीग्रेशन ऑफ x - 1 बाय x + 1 बाय x - 1, या फिर इसको सीधा x³ - 1 भी लिख सकते हैं, जिससे बना था ये x³ plus -1 into dx is equal to 2/3 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x - 1 into dx, यहाँ पे हम बोल सकते हैं -1/3 बाहर आ गया, -1/3 बाहर, 2x plus 1 by x² plus x plus 1 into dx। अब हमारा नसीब अच्छा है कि ये वाला सेकेंड वाला पार्ट जो है ना, ये इसका पूरा डेरिवेटिव हो गया, लेकिन जरूरी नहीं था कि वैसे आएगा, कुछ और भी आ सकता था। तो अगर और कुछ होता, px plus q by a² plus bx plus c का फंडा हम लगाते, और याद है ना उसको कैसे करते हैं, अगर कुछ और होता है, इसका डेरिवेटिव पूरा ऊपर है अभी फिलहाल, मैं सही लिख रहा हूं तो, मैं सही अगर लिख रहा हूं तो इसका डेरिवेटिव पूरा का पूरा ऊपर है, लेकिन अगर लेकिन अगर कुछ और होता तो हमको लिखना पड़ता l इंटू इसका डेरिवेटिव प्लस m, ऐसे करके लिखना पड़ता, -1/3 इंटू ln ऑफ x² plus x plus 1 plus the constant c। So that's all। तो हमको जो इंटीग्रेशन दिया था निकालने के लिए x + 1 by x³ - 1, उसका वैल्यू ये हो गया। आई होप सभी को क्लियर हो गया। दो चीज यहाँ पे सीखने को मिला, पहला कि क्वाड्रेटिक अगर होगा तो उसका ऊपर हम क्या लिखेंगे, ये पहला चीज सीखने को मिला। दूसरा चीज सीखने को ये मिला कि हम वैल्यू जो निकालते हैं कोएफिशिएंट इक्वेट करके भी वैल्यू निकालते हैं। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन जो हम करेंगे, ये क्वेश्चन पूरा का पूरा कोएफिशिएंट का ऊपर है, इसमें हम कोई भी लीनियर फैक्टर नहीं ले सकते, कोई फैक्टर आएगा ही नहीं, तो ना ये ब्रेक होगा ना ये ब्रेक होगा,
ना ये ब्रेक होगा ना ये ब्रेक होगा, कोई भी चीज ब्रेक नहीं होगा। तो इसीलिए हम इसको डायरेक्ट करने वाले हैं। मतलब क्या फैक्टराइज तो नहीं हो सकता, तो हम नॉन लीनियर का दो फैक्टर, क्वाड्रेटिक का दो फैक्टर लेके करेंगे। या तो ऐसे करेंगे, या फिर एक और मेथड है कि इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये जो नीचे है ना, ये आ जाता है x⁴ माइनस x स्क्वायर, नहीं प्लस x स्क्वायर माइनस 1, ऐसे आ रहा है x⁴ प्लस x स्क्वायर माइनस प्लस 1। और ये वाला टाइप का क्वेश्चन हम लोग किए थे, कौन सा बताओ तो वो वाला टाइप, x स्क्वायर प्लस माइनस 1 बाय x⁴ प्लस kx² प्लस 1 इंटू dx। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम किए थे। तो इसको उस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे? यहाँ पे x² प्लस 1 माइनस x² माइनस 1 करके और हाफ साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दो टर्म आ जाएगा। दो टर्म आने के बाद इसको इस फॉर्म में कर सकते हो। So you can do it this way, but मैं इसको कोशिश कर रहा हूँ इस मेथड में भी करने का, although ये मेथड आसान होगा in comparison to this method what we are doing, अभी जो हम लोग करने वाले हैं पार्शियल फ्रैक्शन में, तो उससे वो मेथड, ये वाला मेथड आसान होगा, ये वाला मेथड। ठीक है, एनीवे चलो करते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा पार्शियल फ्रैक्शन का। सब सीख चुके हैं हम लोग, लीनियर नॉन रिपीटेड, लीनियर रिपीटेड, नॉन लीनियर नॉन रिपीटेड, उसके बारे में सीख चुके हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन का रहेगा। फिर आगे क्या पढ़ेंगे देखेंगे। चलो हम लिखते हैं 1 बाय x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इंटू x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू, हम लिख रहे हैं ऊपर ax प्लस b, ओके, और इसमें लिखेंगे cx प्लस d। नीचे हमारा हो जाएगा बाय x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। आई होप सभी को समझ में आ गया यहाँ पे कि ऊपर में हम ax प्लस b और cx प्लस d लिखे हैं, क्योंकि ये भी क्वाड्रेटिक है और ये भी क्वाड्रेटिक है। क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है तो लीनियर आएगा, ये क्वाड्रेटिक है तो लीनियर आएगा, इसलिए ax प्लस b cx प्लस d। मतलब यहाँ पे हमारे पास 4 अननोन हो चुका है और इसमें से कोई भी अननोन का वैल्यू हमारा जीरोस पुट करके तो निकलने वाला है नहीं, सारे को कोफिशिएंट इक्वेट करके निकालेंगे। चलो अब देखते हैं आगे वाला लाइन क्या होगा। दिस इंप्लाइज 1 इज इक्वल टू ax प्लस b इंटू x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 प्लस cx प्लस d इंटू x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। मैं इस क्वेश्चन को करने वाला हूं कोफिशिएंट इक्वेट करके, वो भी बाय ऑब्जर्वेशन, मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं मैं। इफ समवन इज फेसिंग प्रॉब्लम, सीधी बात है कि इसको मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, पता चल जाएगा कि कैसे कैसे कोफिशिएंट निकलता है। क्योंकि यहाँ पे हमारा 6 टर्म निकलेगा, यहाँ पे 6 टर्म निकलेगा, टोटल 12 टर्म निकलेगा। तो दैट यू कैन मल्टीप्लाई। हम नहीं कर रहे, हम इसको डायरेक्ट कर रहे हैं बाय ऑब्जर्विंग द कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट डायरेक्ट ऑब्जर्व करके लिखेंगे, ठीक है। चलो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो डिग्री कौन सा आएगा? इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 डिग्री का, मतलब हम x³ से स्टार्ट करेंगे। हम स्टार्ट करेंगे कहां से? x³ से। तो कोफिशिएंट ऑफ x³ लिखते हैं पहले, कोफिशिएंट ऑफ x³। लेफ्ट हैंड साइड में हमारा 0 है, कोई बात नहीं। राइट हैंड साइड में देखते हैं, ax अगर मल्टीप्लाई होगा तो ax³ आएगा और कहीं पे क्यूब नहीं आ सकता यहाँ पे। तो मतलब ax³ तो कोफिशिएंट a रहा, cx³ कोफिशिएंट c रहा, a प्लस c हो गया। a प्लस c इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड में x³ नहीं है तो 0। ये हमारा बन गया इक्वेशन नंबर 1, या फिर इसको इक्वेशन 1 कर सकते हैं, इसको इक्वेशन 2 कर लेंगे। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। अब हम इक्वेट करते हैं कोफिशिएंट ऑफ x²। लेफ्ट हैंड साइड में फिर से नहीं है, राइट हैंड साइड देखते हैं x²। तो ax जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x² आएगा। ax
इंटू एक्स, तो ए एक्स स्क्वायर, लेकिन साथ में माइनस है तो माइनस ए हो गया। फिर ए एक्स और किसी के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद एक्स स्क्वायर नहीं दे सकता, तो एक्स छोड़ दिया। अभी बी को लेके मल्टीप्लाई करेंगे, बी जब मल्टीप्लाई होगा तो बी एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी हो गया। अभी तक समझ में आ रहा है सबको? माइनस ए प्लस बी हुआ। आगे सी एक्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो सी एक्स जब मल्टीप्लाई करेंगे तीनों के साथ, तो इसमें से सी एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो सी एक्स इंटू एक्स, सी एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट विल बी प्लस सी। ऐसे ही सी एक्स और किसी के साथ में नहीं आएगा, डी मल्टीप्लाई करोगे तो डी एक्स स्क्वायर आ गया, डी इज इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 आ गया। दिस इज अनदर इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 2 3 हो गया। अभी हम कोफिशिएंट ऑफ x इक्वेट करते हैं, x का कोफिशिएंट। अब भी लेफ्ट हैंड साइड में कुछ नहीं है, मतलब इसका कोफिशिएंट 0 है। राइट हैंड साइड देखते हैं, ax 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आएगा ax, और किसी के साथ मल्टीप्लाई करने से नहीं आएगा x। b जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आएगा, तो माइनस bx होगा, तो a माइनस b हो गया। cx जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो cx आएगा, प्लस c हो गया, और d जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो dx आएगा, प्लस d इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 4। तो हमको ये चौथा इक्वेशन मिला। अब हम आगे करते हैं, कोफिशिएंट नहीं यार, कांस्टेंट टर्म लिख लेते हैं। कांस्टेंट टर्म दोनों तरफ से इक्वेट कर लेते हैं। अभी हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में कांस्टेंट टर्म है 1, तो राइट हैंड साइड में भी 1 आएगा यहाँ पे इक्वेशन में। अब इधर देखते हैं कितना हो रहा है। ax किसी के साथ मल्टीप्लाई करने से नहीं आएगा क्योंकि x रह गया। b 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा b, प्लस ऐसे यहाँ पे d मल्टीप्लाई करेगा 1 के साथ तो d आया, इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड हमारा 1 हो गया क्योंकि इसका लेफ्ट हैंड साइड में कांस्टेंट टर्म हमारा कितना है। तो अब हमारे पास 4 इक्वेशन मिल गया। अब ये 4 इक्वेशन का हेल्प लेंगे। 4 इक्वेशन का हेल्प लेके हम क्या करेंगे, a b c और d का वैल्यू निकालेंगे। a b c d का वैल्यू निकालेंगे ये 4 इक्वेशन का हेल्प लेके। ओके, तो अब कैसे निकालेंगे जरा देखते हैं। एक काम करते हैं, हम लोग यहां से b प्लस d का वैल्यू लेके इक्वेशन 3 में पुट कर देते हैं, या फिर ऐसा बोल दो कि इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 5, 3 माइनस 5 कर देंगे तो 3 में से b और d दोनों कट जाएगा, तो माइनस a प्लस c इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। तो लिखते हैं इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 5, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 5। तो ये मेरे को दे रहा है -a प्लस c इज इक्वल टू -1। मैं सही लिख रहा हूं ना, -a प्लस c इज इक्वल टू -1। अब ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 6। इसका नीचे हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 को लिख लेते हैं। a प्लस c है तो a प्लस c इज इक्वल टू 0, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 था। अब दोनों को ऐड कर देते हैं तो दो वैल्यू तो निकल के आ जाएगा। दोनों को वैल्यू ऐड कर देंगे तो यहाँ पे a कैंसिल हो गया, तो 2c का वैल्यू हो गया हमारा -1, c का वैल्यू हो गया हाफ, -1, c का वैल्यू -1 हो गया। अब हम इसको इक्वेशन 2 में अगर डाल देंगे तो इक्वेशन 2 हमको क्या दे देगा, इक्वेशन 2 दे रहा है कि a का वैल्यू है -c, मतलब +1/2 हो गया। सो अभी तक हमको a का वैल्यू और c का वैल्यू पता चल चुका है। क्या सभी को समझ में आ रहा है a और c का वैल्यू? यस। अब ऐसा करते हैं, इक्वेशन 4 से इक्वेशन 2 को माइनस कर देते हैं। 4 माइनस 2 में से a और c कट जाएगा, यहाँ पे b प्लस d आ जाएगा, -b प्लस d आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, -b प्लस d इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 2, लंबा हो रहा है क्वेश्चन, होगा इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 2 होने से -b
प्लस डी इज इक्वल टू 0 आ रहा है, माइनस बी प्लस डी इज इक्वल टू 0। अब उसके नीचे इक्वेशन 5 को डाल देते हैं। इक्वेशन 5 हो जाएगा b प्लस डी इज इक्वल टू 1, मतलब 2d का वैल्यू हो गया हाफ, और यहां से b इज इक्वल टू डी निकल रहा है तो d का वैल्यू भी हो गया हाफ। नहीं 2d कहां हाफ हुआ, 2d 1 मिला ना, क्या कर रहा हूं, 2d 1 मिला, 2d is equal to 1, so d is equal to 1/2। अब इसमें से also ऐसा लिख सकते हैं b is equal to d है, d is equal to b, that is equal to half। मतलब हमको मिल गया a b c d चारों का वैल्यू। अब हम उनको पुट करते हैं और देखते हैं वैल्यू, इस इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे। लिख सकते हैं therefore इक्वेशन 1 में लिखते हैं क्या है, x स्क्वायर प्लस x पहले है, therefore इक्वेशन 1 becomes 1 by x square plus x plus 1 into x square minus x plus 1 is equal to, राइट हैंड साइड है ax plus b, b का वैल्यू हाफ है, a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू हमारा हाफ है, तो हाफ इंटू x प्लस b हो गया हाफ, डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 प्लस cx प्लस d, d का वैल्यू तो हाफ है, c का वैल्यू माइनस हाफ है, माइनस 1/2 इंटू x प्लस हाफ बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये बिल्कुल। अब हमको इसका इंटीग्रेशन निकालना है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू हाफ बाहर, ये आ गया एक्स प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस हाफ बाहर, x माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, तो यहाँ पे dx आ जाएगा और यहाँ पे भी dx आ जाएगा। यहाँ पे प्लस लिखा था लेकिन ये माइनस इसलिए लिखा कि माइनस कॉमन ले लिया बाहर। सभी को समझ में आ गया यहाँ पे? यस। अब ये क्वेश्चन उतना आसान रहा नहीं क्योंकि इसका डेरिवेटिव यहाँ पे नहीं है, ये पार्ट का डेरिवेटिव यहाँ पे नहीं है, तो इसके लिए हमको इस क्वेश्चन में मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत क्या करेंगे, इसको लिखेंगे हाफ इंटू क्या लिखेंगे, l इंटू 2x प्लस 1 प्लस m डिवाइडेड बाय, नीचे अगर हमारा हो गया क्या x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इंटू dx, माइनस हाफ इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, उसमें क्या लिखेंगे l इंटू 2x माइनस 1, l और नहीं लिख सकते, l तो यूज हो गया, lm यूज हो गया, मान लेते pq लिख रहा हूं, p प्लस q बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू, और यही चीज हम पढ़े थे जिसका यूज यहाँ पे फिर से आ रहा है इंटू dx। अब जो हमारा काम बच गया l और m का वैल्यू निकालना, p और q का वैल्यू निकालना, उसके लिए भी मेहनत करना पड़ेगा। ये पार्ट को मैं आगे करता हूं। आगे क्या होगा, इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ l इंटू 2x प्लस 1 बाय x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 प्लस m बाय x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इंटू dx प्लस या फिर माइनस हाफ बाहर p
इंटू 2x माइनस 1 बाय x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 प्लस q बाय x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इंटू dx। अब ये क्या हो जाएगा, l इंटू इसका लॉग है नीचे में, इसका डेरिवेटिव तो ऊपर है, तो इसका तो इंटीग्रेशन पता ही है, इसको हमको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। हाफ इंटू l इंटू 2x प्लस 1 बाय x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 प्लस m बाय ये x प्लस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3/4 हो जाएगा, होल इंटू dx माइनस हाफ इंटू p इंटू 2x माइनस 1 बाय x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 प्लस q बाय x माइनस हाफ का होल स्क्वायर प्लस 3/4 होल इंटू dx। अब सारे फंक्शन जो है, मतलब सारे टर्म जो है, ऑल आर इंटीग्रेबल, सारे का इंटीग्रेशन हम निकाल सकते हैं। तो क्या मिलेगा, हाफ ये हो गया l इंटू ln x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 प्लस m इंटू ये हमारा हो गया क्या बताओ, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, जिसका इंटीग्रेशन होता है 1 बाय a, मतलब 1 बाय √3/2 इंटू tan इनवर्स x प्लस 1/2 बाय √3/2, ये हो गया इसका माइनस हाफ। फिर उसका निकालेंगे p इंटू ln x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 प्लस q इंटू 1 बाय √3/2 tan इनवर्स x माइनस हाफ डिवाइडेड बाय √3/2। तो विद दैट ये इंटीग्रेशन हमारा खत्म हुआ प्लस द कांस्टेंट्स। अब जो काम रह जाएगा सबका ना, क्या काम रह जाएगा, एक काम रहेगा क्या, इसका वैल्यू थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेना। एल और एम का वैल्यू तो निकालना पड़ेगा, वो बाहर में निकाल के उसको डालना पड़ेगा। कैसे निकालते हैं सबको पता है ना। अब ये एक हमारा सवाल आ गया, ये सवाल आ गया जो कि नॉन लीनियर है, जिसमें 1 2 3 फैक्टर है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये नॉन लीनियर होने का बाद भी एक क्वेश्चन को हम आसानी से कर सकते हैं। कैसे करेंगे हम इसको आसानी से, हम ना कुछ देर के लिए इसको सोच लेंगे कि x स्क्वायर को t सोच लेंगे। हम सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहे हैं, ध्यान में रखना ये चीज, सब्स्टिट्यूशन और हमारा एजम्पशन के ऊपर फर्क है। हम इसको सोच लेते हैं कि ये t है, ये है नहीं t, कि हम लेट t इज इक्वल टू ले नहीं रहे, हम जस्ट सोच रहे कि ये t है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, अगर मैं t सोच लूंगा तो ये हमारा बन गया t प्लस 1 सबको ध्यान देना है कि हम इसको सोच रहे हैं, हम t सब्स्टिट्यूशन नहीं लिए, t प्लस 1 बाय t स्क्वायर प्लस 2 t प्लस 1 बाय t प्लस 2 इंटू t प्लस 3 इंटू t प्लस 4। तो लेट मी टेल यू, जो हमको दिया है, जो चीज हमको दिया है, अगर सारे में सेम चीज आ जाता है ना, नॉन लीनियर है लेकिन सारे में एवरी प्लेस एवरीवेयर अगर सेम चीज आ जाता है ना, तो फिर हम उसको सोच सकते हैं कि वो t है, और उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू a बाय t प्लस 2 प्लस b बाय t प्लस 3 प्लस c बाय t प्लस 4। हम खाली पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए इसका यूज करेंगे, ना कि इंटीग्रेशन करने के लिए। इंटीग्रेशन अलग होगा, खाली पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए इसका यूज करेंगे। तो अभी हमारा हो गया क्या, t प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू t प्लस 3 इंटू t प्लस 4
प्लस बी इंटू कितना आ जाएगा हमारा t प्लस 2 इंटू टी प्लस 4 प्लस सी इंटू टी प्लस 2 इंटू टी प्लस 3। ओके, अब हम पुट करेंगे। ये तो लीनियर है, लीनियर में तो हमारा वैल्यू आसानी से निकलता है, तो हम जीरोस खाली पुट करते जाते हैं, वैल्यू निकलते जाता है। तो if t is equal to -2 तो हम लिखेंगे क्या, ये -1 हो गया, -2 पुट किए तो ये हो गया -2 प्लस 3, ये 1 और ये 2, 1 to 2 2a। तो इसमें से हमको a का वैल्यू मिल गया कितना, -1/2। if t is equal to -3 तो हमको ये मिला -3 प्लस 1, -3 प्लस 1 मतलब -2 हो गया, इधर ये 0 वो 0 तो -3 ना, -3 प्लस 2 -1 -3 प्लस 1 माइनस b, तो माइनस b मिला, तो यहां से हमको b का वैल्यू मिल गया 2। और उसके बाद if t is equal to -4 ये -3 हो गया, लास्ट वाला वैल्यू मिलेगा -4 प्लस 2 -2 -4 प्लस 3 -1 तो 2c। तो c का वैल्यू हमको मिल गया -3/2। तो हम लिख सकते हैं therefore x square plus 1 by नहीं, therefore t plus 1 by t plus 2 into t plus 3 into t plus 4 is equal to क्या हो जाएगा, a का वैल्यू बनता है -8 डिवाइडेड बाय t plus 2 प्लस b का वैल्यू हमारा 2 है बाय t plus 3 प्लस c का वैल्यू हमारा कितना है -3/2 डिवाइडेड बाय t plus 4। खत्म। अब हम इंटीग्रेट कर देंगे, इसमें x स्क्वायर पुट करके x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर प्लस 2 इंटू x स्क्वायर प्लस 3 इंटू x स्क्वायर प्लस 4 dx इज इक्वल टू -1/2 बाहर 1 बाय x स्क्वायर प्लस 2 dx प्लस 2 बाहर 1 बाय x स्क्वायर प्लस 3 dx -3/2 बाहर 1 बाय x स्क्वायर प्लस 4 इंटू dx। आई होप सभी को यहाँ तक समझ में आया। अब हम इसका आंसर लिखने वाले हैं। आंसर क्या होगा देखते हैं, आंसर क्या हो जाएगा। ये -1/2 हो गया, उसके बाद ये आ गया क्या, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, जिसका इंटीग्रेशन होता है 1/a tan इनवर्स x/a, मतलब 1/√2 tan इनवर्स x/√2 प्लस 2 बाहर है, और ये भी हमारा फॉर्मूला में आ गया x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का 1/a मतलब 1/√3 tan इनवर्स x/√3 प्लस ये हो गया हमारा 3/2 -3/2 इंटू 1/2 tan इनवर्स x/2 प्लस द कांस्टेंट c। सभी को समझ में आ गया अपना? यस सर। तो विद दैट ये वाला जो क्वेश्चन दिया था उसका इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया, और ये एक्चुअली आसान हो गया इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस क्वेश्चंस। ऑल्दो यहाँ पे 3 फैक्टर था, 3 फैक्टर होने का बाद भी ये क्वेश्चन आसान हो गया। क्यों? क्योंकि ऊपर में भी हमारा x स्क्वायर मिल गया। तो अगर सारे जगह में x स्क्वायर आएगा ना तो फिर हम डाइट कर सकते हैं। अगर ऊपर में भी x स्क्वायर नहीं होगा तो भी चलेगा। एवरीवेयर वी शुड हैव x स्क्वायर, तो जाके हमारा काम बनेगा। और x स्क्वायर के साथ प्लस x आ जाएगा तो फिर हमारा काम नहीं बनेगा। मतलब s का जगह में s स्क्वायर का फॉर्म में सारी चीज होगा तो फिर हम उस स्क्वायर को हम t सोच के कर लेंगे। सोचना है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहे, ध्यान में रखो। अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो फिर उसका डेरिवेटिव भी हमको निकालना पड़ता है, क्योंकि मैं इंटीग्रेशन तो नहीं कर रहा हूँ ना भाई। यहाँ पे कहाँ इंटीग्रेशन कर रहा हूँ? हमारा सब्स्टिट्यूशन जो है ना वो कहाँ पे यूज होता है? वो इंटीग्रेशन में यूज होता है। सब्स्टिट्यूशन हमारा इंटीग्रेशन में यूज होता है।
जहां पे सब्स्टिट्यूशन सॉरी जहां पे हमको सब्स्टिट्यूशन सॉरी इंटीग्रेशन नहीं है, वहां पे हम सब्स्टिट्यूशन नहीं, उसको एज्यूम करके कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हम और क्या कर सकते हैं, मैं बता रहा हूं और किस जगह पे हम एज्यूम कर सकते हैं। और कौन सा केस में एज्यूम कर सकते हैं, कुछ ऐसा मान लेते हैं, ऐसा सपोज हमारा पास ऐसा आ गया 1 बाय sin x प्लस 1 इंटू sin x प्लस 2 आ गया dx। अब ये क्वेश्चन आप कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, फिर से वही बात है, सारे का जगह में sin x हो तो sin x को t सोच लो, sin x को t सोचोगे तो 1 बाय t प्लस 1 प्लस t इंटू t प्लस 2 है। तो जिसको हम सबको पता है कि इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन करके लिखते थे क्या, जस्ट ए माइनस इज हेल्पिंग अस। तो 1 बाय sin x प्लस 1 माइनस 1 बाय sin x प्लस 2। लेकिन ऐसा जरूरी तो नहीं है इतना जल्दी ये निकल जाएगा, हो सकता है ऐसा हो sin x डिवाइडेड बाय sin x प्लस 3 इंटू 2 sin x प्लस 4, या फिर 5 लिख लें 2 sin x प्लस 5 इंटू dx। ये क्वेश्चन हम नहीं कर सकते, सब्स्टिट्यूशन लेने के लिए हमारे पास कुछ चीज बचा नहीं है। cos x लेंगे तो डेरिवेटिव sin x, तो उसका sin x यहाँ पे है, लेकिन वो चीज यहाँ पे पुट करने से काफी दिक्कत। तो इस केस में sin x को मैं t सोच लूंगा, तो ये हो गया t बाय t प्लस 3 इंटू t प्लस 2t प्लस 5 इज इक्वल टू a बाय t प्लस 3 प्लस b बाय 2t प्लस 3। मेरे को बता दो सबको समझ में आया क्या ये कंसेप्ट जो मैं बताया? Yes, sir. तो और कहां हम हेल्प ले सकते हैं ये एजम्पशन का, जहां हमको दिखेगा सारे जगह में सेम चीज है और नहीं बन पा रहा है इसे, तो हम उसको पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ सकते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन का कंडीशन यही है कि डिनोमिनेटर में मोर देन 1 फैक्टर मिले। खत्म, समझ में आया सबको? Yes. तो इससे हमको इस क्वेश्चन करने के बाद हमारा क्या हो गया, पार्शियल फ्रैक्शन खत्म हो गया।